हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द कीज ऑफ केमिस्ट्री। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, मतलब नामकरण प्रक्रिया। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का हम नाम यहाँ पे रखेंगे, नामकरण करेंगे। तो एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए मैं तो एक माध्यम हूँ, पढ़ना तो आपको है। मतलब जैसे बुक है तो बुक में कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है, कौन सा नहीं है, वो चैप्टर एक्चुअली क्या है वो मैं आपको समझा दूंगा, लेकिन पढ़ना आपको पड़ेगा क्योंकि एग्जाम आपको देना है। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे वीडियो पे अगर आप आए हैं तो आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो, आप कैसे जल्दी से उसको समझ सके और आपका पूरा टाइम पढ़ाई पे लगे रहो। पूरा अपना जो जितना भी आप टाइम देते हैं पढ़ने के लिए दिन भर, तो उसी टाइम पूरा कंसंट्रेट कीजिए पढ़ाई को। और मेरे वीडियो पे आप हर दिन मेरे वीडियो अगर देख रहे हैं तो एक नोट और एक पेन लेके आइए और पूरा का पूरा मैं जो लिखता हूँ लास्ट तक देख के नोट कर लीजिए, क्योंकि नोट करेंगे तो ज्यादा दिन याद रहेगा। ठीक है, हम ज्यादा वेस्ट भी नहीं करेंगे टाइम, चलते हैं वीडियो पे। तो एक कहानी सुनाता हूँ। एक लड़का पैदा हुआ एक घर में, तो उसको माता पिता तो क्या बुलाएंगे, बेटा बुलाएंगे, उसका भाई बहन क्या बुलाएगा, भाई बुलाएगा। तो ऐसे 2-3 नाम उसका हो गया, किसने बेटा बुलाया, किसने भाई बुलाया, किसने कुछ और बुलाया, किसी ने रामू बुलाया, किसी ने सामू बुलाया। तो घर पे क्या सोचे कि उसका नहीं, उसको एक फिक्स नाम देंगे जिस नाम को हर कोई पहचानेगा। उसके बाद उसको रामू बुलाया, बेटा बुलाया, ये बुलाया, वो बुलाया, वो अलग बात। वैसे ही ऑर्गेनिक कंपाउंड से, क्योंकि उनके पास एक बेटा है, मतलब 1 2 3 हो, वो काउंटेबल है, लेकिन हमारे पास इतने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं कि हम उनको नाम देना जरूरी है। मतलब इतने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स से हम उसको अगर नाम नहीं देंगे, उसको क्लासिफाई करके नहीं रखेंगे तो हम याद नहीं रख पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। तो एक और चीज है, क्या है, द ओल्डेस्ट थ्योरी दैट इज ट्राइवियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। एक्चुअली ट्राइवियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर क्या कहता है? एक्चुअली ये सिस्टम है ओल्डेस्ट थ्योरी, मतलब कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहां से आया था, स्पेसीज कहां से आया था और क्या इसका फंक्शन है, क्या इसका कैसे ये रिएक्ट करता है, उसी हिसाब से उसका नामकरण करते थे। जैसे ब्यूट्रिक एसिड बटर का लैटिन नेम है ब्यूट्रिक, तो उसी नाम से आया वो ब्यूट्रिक एसिड, बटर से, उसका लैटिन नाम से आया। तो ऐसे ही नामकरण होता था, मतलब कि जो आया है पहले से, मतलब कहां से आया है, क्या रिएक्शन करता है, क्या मतलब कैसे वो रिएक्ट करता है, उसी हिसाब से नामकरण होता था। इसे हम बोलते थे क्या, ट्राइवियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। तो ये तो पुराना है, दैट इज द ओल्डेस्ट वन। अभी हमारे पास ओल्डेस्ट नोमेनक्लेचर, इसे भी हम और बोलते हैं क्या, दैट इज कॉमन नेम। तो इसके लिए दिक्कत क्या हुआ कि रामू जब बाहर गया पढ़ने के लिए तो उसको बेटा रामू तामू को करके नहीं पुकारे, उसका नाम लिए पूरा रामचंद्र नायक करके। तो वैसे ही हम अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम यहाँ पर कुछ बुलाएंगे, यहाँ से बाहर चले जाएंगे तो वहाँ पर कोई और मतलब उसको बुलाएंगे। तो इसीलिए एक नाम रखना पड़ा ताकि जहां भी वो जाए उसका वही नाम रहे। तो कंपाउंड यहाँ पे है तो कुछ और नाम है इसका, कंपाउंड अभी यहाँ पे आ गया तो और कुछ नाम बन गया, कंपाउंड अभी यहाँ पे आ गया कुछ और नाम बन गया। इसीलिए एक डिसाइड हुआ कि नहीं, उसका एक परफेक्ट नाम रखेंगे, एक ही नाम रखेंगे, जहां पे वो जाएगा उसी नाम से पुकारा जाएगा। तो इस सिस्टम को हम बोलते हैं IUPAC सिस्टम, IUPAC नोमेनक्लेचर। क्या है ये IUPAC नोमेनक्लेचर? तो IUPAC नोमेनक्लेचर एक्चुअली स्टार्ट हुआ 1919 में और इसका पूरा नाम है हमारा इंटरनेशनल यूनियन ऑफ
इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड, और सी का तो आपको पता है केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो ये भाई साहब क्या बोले कि नहीं, हम जो कंपाउंड्स है, कंपाउंड्स का एक IUPAC नेम निकालेंगे और वो नेम फिक्स रहेगा उसी कंपाउंड के लिए। वो जहां भी जाए उसी कंपाउंड का नाम हर किसी को मालूम होगा, हर किसी को पता होगा। तो IUPAC नेम के लिए भी रूल है, एक्चुअली 4 रूल्स है कि IUPAC नोमेनक्लेचर जो है वो हम कैसे करेंगे। देख लेते हैं पहले वो रूल क्या है। तो एक्चुअली कहता है कि जो चेन है हमारे पास, मान लेते हैं मैंने एक चेन बनाया, पहले बात को समझिए थोड़ा। ये एक बार अगर समझ में आ गया तो आपको और दिक्कत नहीं करेगा। क्लास 10th में भी था आपका, ठीक है। तो ऐसे करके मेरे पास एक कार्बन चेन है। तो कार्बन चेन है मतलब ये कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कार्बन है। ये टोटल 12 कार्बन है। लेकिन हम काउंटिंग कैसे करेंगे, कहां से शुरू करेंगे, कहां से खत्म करेंगे? तो इसीलिए IUPAC नोमेनक्लेचर बोला the first rule, that is identify the longest carbon chain. Identify the longest chain. क्या आइडेंटिफाई करेंगे हम कि सबसे जो लॉन्गेस्ट होगा, मतलब क्या, इसी से अगर यहां से अगर मैंने शुरू किया 1 2 3 4 5 6 7, तो यहां से अगर मैंने शुरू किया 5 6 तक, यहां तक 7 तक गया और ये दोनों को मैंने ब्रांच बना दिया, ये एक ब्रांच है, ये एक ब्रांच है। तो इसी हिसाब से वो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 7 कार्बन हुए होंगे और हमको रूल 1 कहता है कि आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट चेन। यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन क्या बनेगा? यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन 6 नंबर के बाद यहाँ पे आएगा 7 नंबर, यहाँ पे आएगा 8 नंबर, यहाँ पे आएगा 9 नंबर और ये हो जाएगा ब्रांच, ये एक ब्रांच और ये एक ब्रांच। वो थोड़ा ज्यादा है, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा शायद। यहाँ पे देख लीजिए, तो यहाँ पे मैंने नंबर दिया 1, यहाँ पे नंबर दिया 2, यहाँ पे नंबर दिया 3 और यहाँ पे नंबर दिया 4। तो ये गलत है, रूल के हिसाब से ये गलत है। ये क्यों गलत है? क्योंकि ये 1 2 3 4 है, जबकि 1 2 3 4 और 5 होना चाहिए। 1 2 3 4 5 और ये हो गया हमारा ब्रांच। तो अब सही 5 आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, मतलब 5 आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा यहाँ तक, मतलब ये नहीं होगा। 1 2 3 4 5 6 7 7 हो जाएगा, मतलब नहीं होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये ब्रांच, ये ब्रांच। अब सही है। तो पहले चीज हमको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। ये हो गया हमारा रूल नंबर 1। तो अभी चलते हैं हम रूल नंबर 2 क्या कहता है। तो अभी रूल 2 क्या कहता है, सिलेक्ट द कार्बन चेन, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ऑफ वुड वर्ड हैविंग हाईएस्ट चेन नंबर। वुड वर्ड क्या है भाई, यहाँ पे लिख लेते हैं पहले सिलेक्ट।
लॉन्गेस्ट चेन, एक्चुअली लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होता है, लेकिन कार्बन का ही हम पढ़ रहे हैं तो इसीलिए मैंने ओमिट कर दिया वो क्वेश्चन और लॉन्गेस्ट चेन लिख दिया। सिलेक्ट द वर्ड रूट ऑफ लॉन्गेस्ट चेन, मतलब for one carbon the word root is meth. For 2 carbon the word root is eth. For 3 carbon the word root is pro. For 4 is the word root is but. For 5 the word root is pent. For 6 the word root is hex. For 7 the word root is head. For 8 the word root is opt. For 9 the word root is what? For 10 deck. For 11 on deck. For 12 डोडेक। बस उतना तुम्हारे काम में 6 तक आएगा, 6 नहीं तो 7, ज्यादा नहीं जाएगा। और 6 आ गया मतलब वो ज्यादातर क्वेश्चंस अगर 6 7 का बना रहे तो वो साइक्लिक पे ही आएगा। तो ठीक है, पहले देखते हैं और सिलेक्ट द वर्ड रूट ऑफ लॉन्गेस्ट चेन। सिलेक्ट हो गया। अभी थर्ड नंबर पॉइंट क्या कह रहा है हमारा, ये तो हो गया फर्स्ट कि हम आइडेंटिफाई करते हैं लॉन्गेस्ट चेन क्या है। उसके बाद सिलेक्ट करेंगे वर्ड रूट, उसके लिए मतलब ऐसे ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 करके 6 निकला, अगर वो लॉन्गेस्ट अगर है और वो 6 निकला तो इसके लिए हम वर्ड रूट यूज करेंगे 6 के लिए हेक्स। तो ये अब हो गया हेक्स के लिए। उसके बाद रूल नंबर 3 बोल रहा है कि select the longest possible chain. Select करें the longest possible chain. Select कर जाएंगे, select कर लिए हम वो वाला क्वेश्चन। तो उसके बाद आता है हमारा are suitable suffix and prefix। तो ये जो है suitable prefix और suitable suffix वो पहले मैं बता देता हूँ आपको, इसको मिटा देते हैं, इसका कुछ काम नहीं है, इसको मिटा देते हैं। आप आई होप आपने लिख लिया होगा। suffix, suffix, it is used to indicate the what? functional group। functional group को ये इंडिकेट करता है। ये भी 2 तरह के हैं सफिक्स, क्या है, एक है प्राइमरी सफिक्स और एक है अपना सेकेंडरी सफिक्स। फिर छोड़िए उतना तक मत जाइए, लेकिन जान लीजिए कि एक्चुअली प्राइमरी सफिक्स है क्या, दूसरी सेकेंडरी सफिक्स है क्या। तो देखते हैं सफिक्स का यूज क्या है। अरे भाई, जब अल्केन है हमारे पास, मतलब ANE अगर यूज कर रहे हैं हम, तो इट इज अनसैचुरेटेड, सॉरी, तो इट इज यूज्ड टू इंडिकेट द फंक्शनल ग्रुप। सफिक्स क्या है हमारा, अगर हमारे पास ANE है तो इट इज यूज्ड फॉर सैचुरेटेड सिंगल बॉन्ड। ये शो कर देगा हमको कि एक्चुअली वो सैचुरेटेड है, सिंगल बॉन्ड है अगर ANE है हमारे पास। अगर ENE है हमारे पास तो ये हमको शो करेगा कि एक्चुअली अनसैचुरेटेड है, मतलब ENE देख के हम समझ जाएंगे कि वो अनसैचुरेटेड है एंड डबल बॉन्ड, एंड क्या, डबल बॉन्ड।
अगर YNE है हमारे पास तो क्या हो गया, ये भी अनसैचुरेटेड है, हमको तो पता है अनसैचुरेटेड है, लेकिन अगर हम YNE देखेंगे तो डायरेक्ट कैसे जानेंगे कि नहीं अनसैचुरेटेड भी है एंड ट्रिपल बॉन्ड। हम अगर YNE देखेंगे तो फटाक से समझ जाएंगे कि ट्रिपल बॉन्ड है, अगर ENE देखेंगे तो समझ जाएंगे कि डबल बॉन्ड है, और सिंगल बॉन्ड है तो मतलब ANE है। तो ये है हमारा सफिक्स का यूज। अभी देखते हैं प्रीफिक्स क्या है। आई होप आपने लिख लिया होगा, क्योंकि ब्लैकबोर्ड में ज्यादा टाइम नहीं लेता है और हमको ज्यादा टाइम वेस्ट भी नहीं करना है। तो अभी चलते हैं प्रीफिक्स क्या है। व्हाट इज प्रीफिक्स? प्रीफिक्स क्या है? प्रीफिक्स इज यूज्ड टू identify or to indicate the compound is cyclic or not. First thing is that. Second thing is the number of groups are added. मतलब कि अगर बाई है, ट्राई है, टेट्रा है तो वो हमको बताएगा प्रीफिक्स। साइक्लिक है नहीं है वो हमको बताएगा प्रीफिक्स। प्रीफिक्स का काम है, साइक्लिक है नहीं है बताएगा, 2 लगा है तो बाई, 3 लगा है तो ट्राई, 4 लगा है तो टेट्रा, तो वो सब बताएगा हमको प्रीफिक्स। It is used to identify the substituents. It is used to identify the substituents. ये आइडेंटिफाई करेगा हमारा सब्स्टिट्यूएंट कैसा है। और एक और बात है हमारा, ये आइडेंटिफाई जब करेगा तो मान लेते हैं मेरे पास 2 है तो 2 के लिए हम लिखते हैं बाई, 3 है हमारे पास 3 के लिए लिखते हैं ट्राई, 4 है तो लिखते हैं टेट्रा। तो ये सब है हमारा क्या प्रीफिक्स। प्रीफिक्स एक्चुअली 2 तरह के हैं, एक है हमारा प्राइमरी प्रीफिक्स और एक हमारा है सेकेंडरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स कहता है कि वो कंपाउंड साइक्लिक है कि साइक्लिक नहीं है, वो हमको बताएगा। क्या बताएगा कि कंपाउंड साइक्लिक है या साइक्लिक नहीं है। और सेकेंडरी प्रीफिक्स जो है वो डायरेक्टली कनेक्टेड रहेगा कंपाउंड के साथ। तो चलिए ये तो हो गया हमारा सफिक्स प्रीफिक्स। अब अभी एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज मैंने लिया एग्जांपल अल्कोहल का, तो अल्कोहल का एग्जांपल है OH फंक्शनल ग्रुप, Fg लिख दिया मैंने फंक्शनल ग्रुप। तो अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप OH है, अल्कोहल हो जाए या नहीं तो फिनॉल हो जाए, तो इन्हीं का क्या है हमारा प्रीफिक्स क्या है इनका प्रीफिक्स है हाइड्रोक्सी। इनका सफिक्स क्या है? इनका सफिक्स है अल्कोहल, ओल, मिथानॉल जैसे होता है। आप ऐसे समझिए अल्कोहल, मिथानॉल, ऑल, OL पोर्शन ही आम होगा ना हमारा। जैसे हमारे पास मीथेन है, CH4 है हमारे पास, तो CH4 पे एक हाइड्रोजन ओमिट करके एक हाइड्रोजन को निकाल के हम वहां पे ऐड करेंगे OH को, तो क्या बनेगा OH ऐड हो गया तो क्या बना वो, that is -E plus OL and the result will be methanol। वैसे ही हम बना सकते हैं इथानॉल, प्रोपानॉल, ब्यूटानॉल, पेंटानॉल करके वाटर रूट से जितना भी हम लाएंगे कार्बन चेन उसी से हम OH आकर ऐड करेंगे तो वो हमको बना देगा इथानॉल। वो तो हम पूरा डिस्कस करेंगे, पूरा हम क्लैरिफाई करेंगे एक एक करके। तो एक और बात है कि प्रायोरिटी ऑर्डर के हिसाब से मैंने खुद एक टेबल बनाया है, अब देख लीजिए स्क्रीन पे अभी आ रहा है। हमारा आपका टाइम वेस्ट ना हो और हमारा टाइम वेस्ट ना हो, इसीलिए मैं वो टेबल बना दिया है और आपको एक एक करके समझा देंगे। आप बस
उसको नोट कर लीजिए, या नहीं तो एक काम कीजिए, उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम उसको एक एक करके आपको समझाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।